नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम एमटीएस 2024 के विद्यार्थियों के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो इस बार खुद को बदलना है और एमटीएस में सिलेक्शन लेना है, और इस सिलेक्शन की राह में आपका अपना चैनल जीके ग्लोरी स्टडी हमेशा के लिए आपके लिए तत्पर है। और इस बार हमें सारी मेहनत की हदों को पार करना है और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। क्लास का करते हैं शुभारंभ पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विंग्स ऑफ फायर की एक आत्मकथा है। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। बताइए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर। तो सर जी, ये आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अपने भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, अपने भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं कि सर, इनको कहते हैं भारत का मिसाइल मैन। और भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक जो क्या बने, राष्ट्रपति बने, कौन बने थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और सियाचिन ग्लेशियर किसका? सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति। विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? अब्दुल कलाम। प्योरा की योजना की अवधारणा किसने दी? प्योरा की योजना की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। बिलियन बीट्स ये एक ई समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्या बात है सर, इतनी सारी! हाँ, याद रखनी है आपको। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? कि सर जी 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है भाई। और एक और बात, 1997 में, कब? 1997 में भारत रत्न भी मिला। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इतनी सारी बातें आपको अब याद रखनी है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था बताओ? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम नवाब कौन था? सिराज उद दौला, उसके मध्य हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर पूर्वी भारत में हुआ। और इसका महत्व था। और इसने ही किस युद्ध ने, एक प्रश्न आता है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी? तो वो था प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। किसने की भाई? तो ये की थी सर जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में मुंबई का दौरा किया और तभी से मन में ठान लिया कि मुझे आर्य समाज की स्थापना करनी है। फिर 16 जनवरी को, सबसे पहले 16 जनवरी 1875 को इन्होंने राजकोट में आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन वो बाद में विकसित नहीं हो पाया, इसलिए विफल हो गया पहला प्रयास। फिर इन्होंने जनवरी 1875 में प्रयास किया अहमदाबाद में और आर्य समाज की नींव रखी। लेकिन ये भी प्रयास इनका क्या रहा? विफल रहा।
लेकिन अंततः 10 अप्रैल 1875 को कहाँ पर बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी और ये बहुत ही सफल सिद्ध हुआ। दयानंद सरस्वती, इनकी एक पुस्तक है भाई, पुस्तक का नाम कोई मुझे बता सकता है? इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम बताओ भाई, कौन बताएगा? तो उस पुस्तक का नाम सर जी सत्यार्थ प्रकाश, क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सर जी 74.04%, जिसमें पुरुष जनसंख्या साक्षरता दर है 82.10%। ये तो हो गई पुरुषों की। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कितनी है भाई? तो 65.46%, जिसमें ये थी 2011 की। 2001 की अगर हम बात करें तो उसमें थी 64.81%। 2001 की 2011 की जनगणना, जिसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह भारत की कितनी 15वीं भारतीय जनगणना थी। 2 चरणों में आयोजित हुई थी। पहला था सदन सूचीकरण, दूसरा था जनसंख्या गणना, और यह पहला मौका था जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अमिट योगदान को सम्मानित करेगा। निम्न में से कौन प्राप्तकर्ता नहीं था? चौधरी चरण सिंह बिल्कुल थे, लाल कृष्ण आडवाणी ये भी थे, पीवी नरसिम्हा राव ये भी थे, जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे सर, जयप्रकाश नारायण तो नहीं थे। जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो सर बिहार आंदोलन के नेता थे। बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अब हम अगर बात करें तो अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 फरवरी को घोषणा की कि पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले उन्होंने एक और घोषणा की, वो क्या थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, और उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस वर्ष भारत में कितने भारत रत्न से लोगों को सम्मानित किया गया? सर जी 5, जो एक वर्ष में भारत रत्न दिए जाने की संख्या में सबसे अधिक है इस वर्ष। और इससे कम दिए गए थे 1999 में, जब 4 भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे, जिसका रिकॉर्ड इस बार 2024 ने तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, कथन 1, पूर्व भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिला। उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2017 से 22 तक केवल एक कार्यकाल तक ही कार्य किया। वह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले उपराष्ट्रपति है। उपरोक्त में से सही कथन है। कौन सा सही कथन है? उन्हें पद्म विभूषण मिला, बिल्कुल सही है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है? नहीं सर जी, 14वें तो नहीं है, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो इनको 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में पढ़ा है। उन्होंने 2017 से 22 तक, ये तो सर सही है। स्वतंत्र भारत में ये भी सही है, लेकिन कथन दूसरा हमारा सही नहीं है। तो 1, 3 और 4 कथन हमारा सही है। ऑप्शन कहाँ है? 1, 3, 4, 1, 3, 4, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो सॉरी प्रिंट मिस्टेक है। तो 1, 3, 4 हमारा सही है। ठीक है, 1, 3, 4 हमारा सही है। 1, 3 यहाँ पर 4 ये सही है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले उपराष्ट्रपति तो हो गए कौन? एम वेंकैया नायडू। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अपनी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए,
वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो यह है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। किससे? महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। और सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था अब्राहम आर्टेलियम ने। अब्राहम अब्राहम ऑर्टेलियर ने सबसे पहले दिया था। कब दिया था? 1596 में दिया था। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? कौन सा है भाई? तो हल्दिया, कोयली, नुनमती, डिगबोई। सर जी, डिगबोई वाला असम में, ये कर दो आप, आंख बंद करके लॉक कर दो इसको, डिगबोई को। डिगबोई तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1901 को असम में हुई थी। असम ऑयल कंपनी के द्वारा स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पुराना और सबसे परिचालित तेल शोधन कारखाना है। और भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहते हैं इसको। याद रखना, भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहते हैं किसको? डिगबोई कारखाने को। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो एक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है भाई चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता। ओलंपिक में उन्होंने जिस खेल का प्रतिनिधित्व किया उसकी पहचान करो। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक किस खेल का प्रतिनिधित्व किया? इन्होंने किया महिला भारोत्तोलन। महिला भारोत्तोलन का, जिसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? तो स्वर्ण पदक जीता था हो जी हुई। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये कहाँ की थी? चीन की थी। कांस्य पदक जीता हवा केंटिका आरसाह, जो कहाँ की थी? हवा केंटिका जो थी इंडोनेशिया की। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका प्रारंभ हुआ था 23 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 2021 तक ये चला। 8 अगस्त तक चला। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय मेंशन, जिसे 20 जुलाई 2021 को तेज, उच्चतर, मजबूत एक साथ में अपडेट किया गया। इसका अगर शुभंकर की बात करें, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर की, तो मिर्राई टोवा था। क्या था इसका शुभंकर? मिर्राई टोवा इसका शुभंकर था। ठीक है। लोगो, अगर लोगो की बात करें तो लोगो था इसका चेकर्ड सर्कल। क्या था? चेकर्ड सर्कल इसका लोगो था। टोक्यो ओलंपिक जिसमें नए खेल थे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, खेल चढ़ाई। ठीक है, चलिए ये हो गया। और स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश था चीन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है कौन सा है भाई? मौलिक अधिकार बताओ। मौलिक अधिकार है सर जी, मौलिक कर्तव्यों का अधिकार नहीं, चुनाव का अधिकार ये भी नहीं, सूचना का अधिकार ये भी नहीं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है सर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और मौलिक अधिकार को संविधान में के किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग संख्या 3 में रखा गया है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? देखिए, अगर हम मंदिरों की स्थापत्य शैली की बात करें तो वे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली।
हमें पूछ रहा है द्रविड़ शैली का, तो द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर कोणार्क। अरे नहीं सर जी, सूर्य मंदिर कोणार्क तो किसका बताओ? नागर शैली का है। सूर्य मंदिर कोणार्क नागर शैली का है। नागर शैली में ही कामाख्या मंदिर आता है। कामाख्या मंदिर, खजुराहो के मंदिर भी नागर शैली में आते हैं, ये भी नागर शैली में है। तो ये तीनों हो गए नागर शैली के। कैलाश मंदिर एलोरा, ये किस शैली का है? तो ये द्रविड़ शैली का है, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी आता है, बेलूर का चन्ना केशव मंदिर भी आता है द्रविड़ शैली में। वेसर शैली, जिसमें कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर आता है। ठीक है, चलिए। इंडिया विजन 2020 के लेखक है, इंडिया विजन 2020, इसके लेखक है कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी और कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था, पहला ही प्रश्न सर जी। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इनकी रचना है। अदम्य साहस, ये भी इनकी रचना है। एडवांटेज इंडिया, ये भी इनकी रचना है। और तो हमने आपको पहले ही प्रश्न में सब बता दिया था। अंबुबाची, माजुली और देहिंग पटकाई निम्न में से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहार है? बताओ भाई। अंबुबाची, माजुली और देहिंग पटकाई निम्न में से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहार है? बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। अंबुबाची, ये है असम, मेघालय, गुजरात या मणिपुर, किस राज्य के है भाई? सर जी, ये अपने कहाँ के? असम के हैं। असम का एक और त्योहार है बिहू, ये भी लिख लो। एक और है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, ये भी लिख लो। और देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई तो आ गया आपने। कटी बिहू, कौन सा? कटी बिहू, कटी बिहू, ये भी लिख लो। पोराग, गंगई, ये भी लिख दो। ठीक है। शर्मिला विश्वास, जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सन 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है? ये प्रतिनिधित्व करती है ओडिसी का। किसका? ओडिसी, जिन्हें 2011 में पद्म श्री से नवाजा गया था। 1994 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से नवाजा गया। 8 में कालिदास सम्मान से, 92 में नंदिता कृपलानी पुरस्कार से इनको नवाजा गया और 2005 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर हम शर्मिला विश्वास की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए रोटरी क्लब ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें ज्वेल ऑफ इंडिया, कौन सी? ज्वेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। ज्वेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? शर्मिला विश्वास को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? पश्चिमी घाट, गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला या अमरकंटक पर्वतमाला? तो ये निकलती है अमरकंटक पर्वतमाला से। अमरकंटक पर्वतमाला कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। इब्न बतूता ने निम्न में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? इब्न बतूता जो मोरक्कन का यात्री था, मोरक्कन यात्री था इब्न बतूता, मोरक्कन यात्री था इब्न बतूता, जिसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसको रिहल्ला के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? रिहल्ला, ये भी नाम रखना, रिहल्ला। रिहल्ला के नाम से इसका एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसने किस शासक के दरबार का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार कहाँ से अपनाया गया?
पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से अपनाया गया था? कहाँ से अपनाया गया भाई बताओ? तो ये अपनाया गया था संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य से। 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर या उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा 8 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य गुजरात का कौन सा है? लाहो? अरे नहीं सर, लाहो तो मेघालय का है। लाहो तो मेघालय का है। घूमर? अरे नहीं सर जी, घूमर तो राजस्थान का है। घूमर तो राजस्थान का है, तो ये भी नहीं है। कथक? अरे सर क्या हो गया आपको? कथक तो अपने उत्तर प्रदेश का है, आपको पता नहीं क्या? कथक उत्तर प्रदेश का है। तो गरबा? बिल्कुल सर, गरबा कहाँ का? गुजरात का। ढोलीडा गरबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी तंजानिया की राजधानी है? तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। तंजानिया कहाँ का? पूर्वी अफ्रीका का देश है तंजानिया, जिसकी मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। तंजानिया शिलिंग जिसकी एक मुद्रा है, कहाँ की? तंजानिया की। और इसकी आधिकारिक भाषा है स्वाहिली। कौन सी? स्वाहिली और अंग्रेजी। स्वाहिली और अंग्रेजी। तो ये किसकी राजधानी है? तंजानिया की राजधानी कौन सी है? डोडोमा। कौन सी? डोडोमा, बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ठीक है, तो रोज़ाना रात को अपनी 9 बजे क्लास लगती है, तो इस क्लास में ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। अगर रोज़ाना की 9 बजे वाली क्लास आपने अटेंड कर ली तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि जीके जीएस का 25 में से 20 प्रश्न आप सही करके आओगे। 25 में से 20 प्रश्न आप जीके जीएस के सही करके आओगे अगर रोज़ाना 9 बजे वाली क्लास को अटेंड किया। ठीक रात 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी चैनल जुड़ना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सिलेक्शन में आप सबसे आगे रहें। तो इस बार मेहनत की हदों को करना है पार और सिलेक्शन लेना है ही लेना है। और जुड़े रहिए जीके ग्लोरी स्टडी परिवार के साथ, इस बार सिलेक्शन आपका। फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।